आज की न्यूज अपने डेब्यू मैच में शतक और करियर के आखिरी टेस्ट में भी शतक लगाने वाले बल्लेबाज की, जिसके बारे में आपको साथ डिस्कस करेंगे भाई। आज दोस्तों मैं सोच रहा था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की कहानी जो है आप सभी के साथ शेयर करूं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कौन था और कैसा उसका क्रिकेट करियर था, उसने क्या क्या अचीवमेंट किया, तो उसके बारे में हम सब कुछ हम आज बस शेयर करने वाले। कमाल से जवाब तक एक दुबला पतला सा लड़का जिसने अगर सच में कहे तो हकीकतन कलाइयों का जो जादू सीखा था और दुनिया को सिखा था वो थे भाई मोहम्मद अजहरुद्दीन। और उसने उस जादू को मैदानों को आकर वहां पर सजीव कर दिया, यानी उसे दिखा दिया कि हाँ ले भाई क्या है मोहम्मद अजहरुद्दीन। जब वो मैदान में आते हैं और वहीं पर आते ही छा जाते थे। यह कोई दोस्तों हम कह सकते हैं कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि यह हकीकत थी कि जिसने भी मोहम्मद अजहरुद्दीन खेलते हुए देखा था उसको पता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन क्या था, कैसे खेलता था। भाई 31 दिसंबर 1984 को जब एडन गार्डन, सभी को पता है कि कोलकाता का जो एडन गार्डन ग्राउंड है, वहां पर उस ग्राउंड में दोस्तों उन्होंने अपना टेस्ट करियर का डेब्यू किया था। यानी कहा किया था? कोलकाता में एडन गार्डन में। और अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही इनिंग में उन्होंने 110 रन की लाजवाब पारी खेली। यानी जो पहला डेब्यू में था भाई उसी को उसने यादगार बना दिया और उसमें उसने 110 रन की पारी खेली। उस डेब्यू के बाद अगले दो टेस्ट में भी उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की। यानी जो अगले जो दो टेस्ट में जो है उसमें भी उन्होंने शतक जमाए। और शुरुआत में भी जब आप लगातार 3 टेस्ट शतक लगा देते हो तो भाई पूरे वर्ल्ड में हो जाता कि हाँ कर मच जाती है, कौन आ गया, आते ही 3 मैचों में 3 शतक लगा दिए हैं, तो भी नाम तो होना जरूरी था। और उसने फिर अपनी जो कला का जादूगर था वो भी, उसकी वजह से भी पूरा वर्ल्ड उसका दीवाना हो गया कि अरे हाँ ये लड़का आया है, इतना बढ़िया खेलता है, इतनी बढ़िया उसकी जो कलाई है, इतना बढ़िया फुटवर्क है। तो उसको देखने के लिए सभी के सभी बल्लेबाज, सभी के सभी दर्शक जो खिलाड़ी थे बैठ जाते थे। उसकी बल्लेबाजी स्टाइल, उसकी कलाइयां, उसकी जो स्टिक शॉट्स ने भारतीय बल्लेबाजी को एक नया आयाम दिया, एक नया रूप दिया कि हाँ भाई ये है मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि ऐसे खेलता है, और एक नया फ्लेवर दे दिया भाई भारतीय बल्लेबाजी को। फिर उन्होंने जनवरी 1985 में उन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच खेला और 20 जनवरी 1985 को जो सीमित ओवरों में भी उन्होंने बस शतक लगा दिया। यानी 20 जनवरी 1985 को शतक लगा दिया और वहां पर उन्होंने अपनी इच्छा छोड़ दी कि हाँ ये मोहम्मद अजहरुद्दीन आ गया है, अब इसको भाई दुनिया कैसे देखेगी और कैसे हिसाब से बढ़ते। अब बताते हैं उनके थोड़े से कैरियर के आंकड़े किस प्रकार हैं। दोस्तों उस बल्लेबाज के जो कैरियर है उसके आंकड़े बोलते हैं। 99 टेस्ट, 6215 रन बनाए उन्होंने भाई, 334 वनडे मैच खेले और 9378 वनडे मैचों में रन बनाए। यह कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं दोस्तों। इतने 99 टेस्ट मैच खेला इंडिया के लिए, 378 उन्होंने ओडीआई मैच में खेले। अब बात करें शतकों की तो टेस्ट मैचों में जो उनके शतक थे उनकी संख्या थी 22। यानी जो अभी विराट कोहली ने 22 अभी मर्यादा सीरीज जीती हैं, उनके कुल शतकों की संख्या थी टेस्ट मैचों में 22। और कुल मिलाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में 29 शतक लगाए, यानी 7 जो है शतक उन्होंने ओडीआई मैचों में लगाए। और ये उनकी काबिलियत का एक आईना कह सकते हैं, एक जीतता जागता सबूत, एक आईना, एक शीशा है कि इस तरह के बल्लेबाज थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। 1989 में उन्होंने भाई उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी दे देगी कि उनको देखा कि हाँ ले भाई बंदे में खेलने का कितना टैलेंट है, क्या इसकी एबिलिटी है, उसको देखते हुए उनको टीम इंडिया कमान सौंप दी, ले अब आगे बढ़ाना आपका काम है। 1990 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम की जो कमान रही थी वो भाई लाजवाब रही थी। उसे भी पता कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान बन गए थे। उनकी कप्तानी में उन्होंने दोस्तों 47 टेस्ट मैच और 174 वनडे मैचों में भारतीय कप्तानी संभाली भाई। 47 और 174 वनडे मैच, बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारतीय कप्तानी संभाली। और कप्तानी में उनके दर्ज 14 टेस्ट और 90 ओडीआई मैच जीते थे भाई। 49 में थे 14 और 178 में से 90 मैच उन्होंने जीते थे। उस दौर के लिए यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना था कि इतने बढ़िया मैच जीत रही थी टीम इंडिया, इतने लंबे समय तक इतने बढ़िया बढ़िया जीत के, उसमें उन्होंने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सभी को रहा। यानी उन्होंने लंबे समय तक टीम इंडिया का नेतृत्व किया। सीधी बात है भाई। और उस उम्मीद पर खरे उतरे जो कि भारतीय सेलेक्टर पे, बीसीसीआई ने उन पर जो उम्मीद की थी, जो कोशिश की थी कि हाँ भैया जरूर करेगा,
उन उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे भाई। किसी को भी निराश नहीं किया, ना अपने दर्शकों को, ना अपने मैनेजमेंट को। उनके करियर की कुछ पारियां बताते हैं भाई। जो लॉर्ड्स का ग्राउंड है, सबको पता है कि वहां पर 121 रन पारी, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में 199 जैसे कुछ पारियां थी, जो भी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बसी हुई है। और वो ऐसी पारी उन्होंने खेल दी थी। और वो जो उस समय के क्रिकेट देखने वाले थे, उनको लगा कि आज भी वही पारी उनके दिमाग में घूमती रहती, हाँ कि आज दुनिया से पारी खेली थी। पर कहते हैं कि हर चमकती चीज पर, हर जो चमकती चीज होती है उस पर अपनी छाया भी होती है। 2000 में उन दोस्तों मैच फिक्सिंग, जो बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था उनके करियर का, मैच फिक्सिंग के आरोपों ने उनके जो करियर था वहीं पर जज कोर के रख दिया। और वहां पर भाई जज कोर के रख देने के बाद वो बोलते हैं करियर में ऐसा वहीं पर ठहरा हुआ। तो अभी सीबीआई की रिपोर्ट और बीसीसीआई की अनुशासन वाली जो कार्रवाई थी, उनके बाद में भाई ये आता निकल के कि उन पर जीवन भर का बैन लगा दिएगा, यानी उन पर आजीवन बैन लगा दिएगा भाई। और जो उनके करियर का सबसे बड़ा पॉइंट था, वो एक ऐसा झटका था जिसने उनके खेल जीवन को रोक दिया। क्योंकि बैन लगा तो फिर उसके बाद तो अब खेल सकते नहीं, और वहीं पर उनका जो करियर था वो स्टॉप हो गया। बैन लग गया, 2000 में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में वहीं पर क्रिकेट करियर एंड। और उस अंधेरे में एक और नाम जो बार बार सुना दिया भाई हम सभी को, वो थे एनसी क्रोनिया, जो कि सभी पता है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान थे एनसी क्रोनिया। वो भी उसमें अंदर हम दिख करते हैं, हाँ ले भाई यहाँ पर एक और बंदा है। वो भी इस जो प्रोग्राम, जो भी हम कह सकते हैं कि भाई बड़ा सिस्टम था, मैच फिक्सिंग था, उसमें उनका भी नाम बार बार आया था कि ये भी इसमें इन्वॉल्व है। एनसी क्रोनिया उस पूरे घोटाले के एक प्रमुख नाम रहे हुए। आपने मैंने जरूर सुना होगा कि एनसी क्रोनिया का भी उसमें नाम आया था। उन्होंने कुछ बातों को सार्वजनिक रूप से, यानी जो कुछ पॉइंट थे वो सार्वजनिक रूप से उसने स्वीकार भी कर लिए। किसने कर लिए? एनसी क्रोनिया ने, जिसने जो मामला था, जो ये पूरा मामला था, इस पूरे मामले को एक अलग ही भयंकर रूप ले लिया भाई उसके बयान के बाद, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और एनसी क्रोनिया की स्वीकारोक्ति, यानी जो उसने स्वीकार कर लिया था, और में बाद की जो जांच हुई थी, उन सभी जांचों से दोस्तों ये साबित हो गया कि मैच फिक्सिंग एक जटिल बहुखिलाड़ी है और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क था। समझ गए? बिल्कुल सिंपल बात समझ रहे हैं। जटिल बहुखिलाड़ी है और एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क था। केवल एक शख्स पर इस पूरे मैच फिक्सिंग का दोष मत देना आसान नहीं था। आखिरकार सालों की जो कानूनी कार्रवाई हुई, उस कानूनी कार्रवाई को वह उन्होंने लड़ा, और लड़ने के बाद जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया भाई 8 नवंबर 2012 को। 2000 में चला था, 2000 के बाद चलता 2012 तक पहुंच गया। इतना लंबा लब चला भाई। और 2022 को 12 को बीसीसीआई का लाइफ बैन रद्द कर दिया गया। और कोर्ट ने यह कहा कि बीसीसीआई की जो कार्रवाई थी प्रक्रियागत रूप से टिकाऊ नहीं थी। यह वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कही थी कि जो बीसीसीआई की जो कार्रवाई थी वो प्रक्रियागत रूप से टिकाऊ नहीं थी। तो सोचिए दोस्तों, एक खिलाड़ी जिसने अपने देश को इतने मैच जिताए, अपने देश को उसने लीड किया, देश की क्रिकेट को आगे बढ़ाया और अनगिनत खूब। तो अब एक बार सोचिए दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने अपने देश को अनगिनत जो खूबसूरत पलों से नवाजा, उसकी तकदीर कुछ शब्दों, उसकी जो तकदीर थी कुछ शब्दों और औपचारिकताओं में फंस गई। अब उनके साथ ऐसा हुआ कि जो पूरी तकदीर ने ऐसा मोड़ ले लिया कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई। उसके बाद में फिर जब कोर्ट ने बैन हटाया, शायद कानूनी तौर पर कुछ तो बोझ हल्का हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि उनका जो बैन था वो हट गया। कम से कम जो समाज में बेइज्जती हुई थी वो खत्म होगी, क्योंकि भैया तो ऐसे था। पर खोए हुए जो साल था, लेकिन जो समय निकल गया, जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो टूट गई थी, और जो उनके अंदर एक कसक थी वो आसानी से नहीं बर पाई। क्योंकि भाई होता है, जो समय निकल गया, इतने 12 साल का, तो इंडिया के लिए क्या और कर सकता था। उसके बाद में जो समाज प्रतिष्ठा थी वो गई, उसका क्या भाई। लेकिन वो सभी मैटर ऐसे थे कि उसको भाई आसानी से नहीं बदला जाता।
किसी भी खिलाड़ी की पहचान, हम दोस्तों ये बोलते हैं किसी की भी खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उसके आंकड़ों से नहीं बढ़ती है। ये बिल्कुल गलत है। कई बंदे बड़े टैलेंट होते हैं लेकिन वो समय पर नहीं खेल पाते हैं। बढ़ती है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो मुस्कान, उसके जो शॉट्स जब वो खेलता है, उसके स्टेडियम में खड़े होने का जो एहसास भी होता है, वो भी बहुत अलग ही होता है और एक अहम होता है उसके क्रिकेट करियर का, उसके मतलब पूरे एंटायर क्रिकेट करियर का, और उसका जो क्या लेवल है दुनिया में वो बताता है। तो दोस्तों अजहर की कलाई ने हमें कई बार चौंकाया। सभी पता है कि अजहर ने भाई पहली बार जो एक हेलीकॉप्टर शॉट आपने दिखा भी होगा, कई बार दिखाते हैं, अजहर ने खेला था और हमें कई बार हंसाया भी, और बहुत बार उन्होंने हमें हंसा हंसा के गदगद कर दिया। उनकी कप्तानी में उभरे बहुत से खिलाड़ी जो कि रात रात बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, और उन्होंने कई युवाओं को, और वो पल जब पूरा स्टेडियम था जो तालियां मारता था, तालियां बजाता था, और वो स्नेह भरा एक अलग ही पल होता था कि जब अजहरुद्दीन मैदान में एंट्री करता था तो तब होता था कि हाँ अजहर आ गया, अजहर आ गया। तो ऐसा होता रहती थी। लेकिन भाई समय ने फिर पलटी मारी, तो उसके बाद हम क्या सकते हैं। और आपसे भी पता है कि उसके बाद में क्या हुआ, 12 साल बाद फैसला आया। पर यह भी सच है दोस्तों कि खेल के इर्द गिर्द चलने वाली जो बेशुमार ताकतें होती हैं, आपसे भी पता है कि हम किस तरफ जो इशारे कर रहे हैं, वो बेशुमार ताकतें किसी खिलाड़ी की जिंदगी बदल सकती हैं, बिल्कुल बदल सकती हैं। हम इसका जीता जागता उधर आपके सामने है अजहरुद्दीन।